Good morning, class 7th. So, students, in the previous class, we have started our chapter number 1st, Earth Environment, and this chapter is related to a geography portion. And in the previous class, we have done the introductory part, that what do you mean by environment. And in this class, we are going to start a new topic related to this chapter. So, this is your SST book, and in this book, we are on chapter number 1st. Page number 92 we have done, page number 93 we have done, half the page we have done. So एक बार क्विक रिवाइज करते हुए हम आगे की टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं. इस टॉपिक में है क्या, एनवायरनमेंट होता क्या है. अब हमारा जो आसपास का जैसा भी वातावरण है, जो कि अगर मैन मेड हो, ह्यूमन मेड हो, हमारे आसपास के सारी सराउंडिंग्स को हम हमारा एनवायरनमेंट बोलते हैं. अब अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है बिकॉज यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट है, फेवरेबल टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है, अदर प्रोटेक्टिंग एनवेलप मीन्स एटमॉस्फेयर है, प्रेजेंस ऑफ वाटर है, लैंड है, रिलीफ फीचर्स है. बिकॉज ऑफ दिस अर्थ रहने लायक जगह है. अब अगर हम आगे बढ़े थे तो हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल मतलब जो चीज़ें आप देख सकते हो उससे हम फिजिकल बोलते हैं. अब वहीं पर फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब ऐसी चीज़ें जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, जिसमें हम 3 डोमेन्स देख चुके थे. और हमारे अगले स्लाइड में हम इन चारों मतलब 3 डोमेन्स और एक है बायोस्फीयर, जो कि इन तीनों का मिक्सचर है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर का, दैट वी ऑल हैव डिस्कस. सो we are moving forward to the second diagram which is in the ऑन द पेज नंबर 93. उससे पहले एक बार इस पॉइंट की, नेचुरल एनवायरनमेंट की क्विक रिवीजन करते हैं. बिकॉज नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स फिजिकल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. सो एक क्विक रिवीजन इसका. 4 डोमेन्स, देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. पहला दूसरा तीसरा नहीं, हम रैंडमली बोलते हैं. अब इस पोर्शन के हिसाब से पहला है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स एल से डिनोट करोगे लैंड. उसके बाद दूसरा हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर से H2O मीन्स वाटर. ओके. एटमॉस्फेयर, ए मीन्स एयर, ए मीन्स एटमॉस्फेयर. सो इन तीनों का इंटरेक्शन जहाँ हो रहा है वो एरिया क्या कहलाएगा, वो एरिया बायोस्फीयर कहलाता है. जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. तो ये जो मिड वाला जो पार्ट है जहाँ पर तीनों मिले आके, ठीक है, तीनों का इंटरेक्शन होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका बायोस्फीयर. जैसे एक सड़क इधर से आ रही है, दूसरी सड़क इधर से आ रही है, तीसरी सड़क इधर से आ रही है. तीनों जो रोड्स हैं वो जहाँ पर मिलती हैं वो एरिया उन तीनों के कॉन्टैक्टिंग या इंटरेक्शन वाला पॉइंट कहलाता है. तो इन तीनों का मीन्स लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर का इंटरेक्शन होता है बायोस्फीयर के अंदर. तो ये सारी डिटेल्स हम लोग कल की क्लास में देख ही चुके थे. आज हम आगे बढ़ेंगे और इस टेबल को डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑन पेज नंबर 93. सो नेचुरल एनवायरनमेंट हम लोगों ने कर ही लिया. नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स देख ही लिए हैं. बायोस्फीयर की डेफिनेशन देख ली है. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू मैन मेड एनवायरनमेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय मैन मेड एनवायरनमेंट? On the basis of their origin, apart from natural environment, human element inner surrounding like houses, road, industries, this is known as man-made environment. Man-made environment मतलब ऐसे आसपास हमारे, वैसे तो अभी हम man-made environment के अंदर रह रहे हैं. environment मतलब आसपास का एरिया, ठीक है, ऐसा environment जो मैन ने बनाया है, किसी पर्सन ने बनाया है, उसके बनाने की वजह से हम उस एटमॉस्फेयर में, उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मैन मेड. जैसे हमारे पास अभी सोफ़ा है, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, बुक्स हो गई, कर्टन्स हो गए, वॉल हो गई, ये नेचर ने नहीं दिए. ये सभी चीज़ें किसने बनाई हैं, मैन ने बनाई. इसीलिए हम अभी किसके सराउंडिंग में रह रहे हैं, मैन मेड एनवायरनमेंट के सराउंडिंग में रह रहे हैं. उसके बाद नीचे एक टेबल दी है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को नेचुरल और मैनमेड में डिवाइड किया. सिंपल है नेचुरल और मैनमेड. नेचुरल में है फिजिकल, जिसे हम अबायोटिक कहते हैं.
जिसमें आपके लैंड, वाटर और एयर आ रहे हैं। फिर उसके बाद है बायोलॉजिकल, जिसे हम अबायोटिक बोल रहे हैं, सॉरी बायोटिक बोल रहे हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर्स आते हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, जैसे प्रोड्यूसर प्लांट है, प्लांट ने क्या किया, हमें कोई फ्रूट दिया और हमने क्या किया, हमने या एनिमल्स ने क्या किया, उसे कंज्यूम कर लिया। तो नेचुरल मीन्स जो नेचर ने हमें दी है, नेचर ने हमें क्या दिया है, लैंड, वाटर, एयर दिया है। नेचर ने क्या दिया है, प्रोड्यूसर दिया, नेचर ने यहाँ पर कंज्यूमर को भी इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ ये लिविंग एनिमल्स या लिविंग पार्ट के तौर पर हम देखेंगे। वही हम देख रहे हैं मैन मेड, मैन ने क्या बनाया है, रेजिडेंशियल हाउसेज, रहने के लिए हाउसेज और बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड और ब्रिजेस बनाए हैं, इकोनॉमिक में इंडस्ट्रीज बनाई है, शॉप्स बनाई है, सोशल कल्चर में मॉन्यूमेंट, पार्क, ये सारी चीज़ें बनाई। तो ये क्या है, मैन मेड इन्वायरमेंट है। और ये क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट एक तरीके से। इतना तो हम ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बोलेंगे ही बोलेंगे। चलिए, अब उसके बाद आगे आने वाले टॉपिक्स की तरफ देखते हैं। ये जो हमारा पेज नंबर 93 है, दैट वी हैव डन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, एंड उसके बीच में उस स्टार्टिंग में ही एक पैराग्राफ और छूट रहा है, उसको भी कवर अप कर लेते हैं। ह्यूमंस क्रिएट अ ह्यूमन इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन ही क्रिएट करेंगे। कैसे इन्वायरमेंट, जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है या कल्चरल इन्वायरमेंट है, कंप्राइजिंग एलिमेंट्स ऑफ बेटर लिविंग। क्यों उन्होंने ये इन्वायरमेंट को एक तरीके से ओरिजिनेट किया, ताकि हम बेहतर जिंदगी जी सकें। कैसे, सबसे पहले फायर की इन्वेंशन हुई थी, उसके बाद आज तक हमें बहुत ज़्यादा फायदे हुए हैं फायर की इन्वेंशन के बाद। फिर हमने देखा व्हील की इन्वेंशन हुई। आज व्हील ट्रांसपोर्टेशन में हर जगह देखने को हर जगह देखने को मिलता है। जैसे रोडवेज की बात करूँ तो वो व्हील्स इंपॉर्टेंट है, अगर मैं वाटरवेज की बात करी हूँ तो व्हील्स इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं एयरवेज की बात करी तो भी व्हील्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम हवा में ही चल सकते, जब हवा में आप नीचे आओगे तो व्हील्स की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। यहाँ वही बात आ रही है कि इन्वेंशन ने क्या किया, इन्वेंशन हमारे लिए थी बेटर लिविंग के लिए थी। द इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी इंटरेक्ट किया किससे, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सिचुएशंस के साथ। Now our next topic is what is an ecosystem. Ecosystem होता क्या है? सबसे पहले no living organism, plant, animal, यहाँ पर नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग कैन लिव कंप्लीट आइसोलेशन। नो लिविंग मतलब कोई भी ऐसा एनिमल या प्लांट, ऐसा नहीं है कि हमने एक प्लांट को उगा दिया, उसे क्या चाहिए, थोड़ा बहुत एक दूसरे और लोगों का सहारा। हम भी एक तरीके से आइसोलेट रह के नहीं रह सकते। आजकल तो फ़ोन एक सबसे मेन मीडियम हो गया है सबसे कम्युनिकेट करने का। अगर हमसे एक मंथ के लिए फ़ोन ले लिया जाए, वैसे बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर ले लिया जाएगा, आप बहुत ही पीस को रिलेट कर पाओगे। पीस आपके माइंड में अच्छे से स्प्रेड आउट हो सकती है अगर फ़ोन ले लिया जाए, क्योंकि फ़ोन एक तरीके से डिस्टर्बेंस है। नाउ सो एनिमल और ह्यूमन अब कंप्लीट आइसोलेशन में तो रह नहीं सकते। कैन लिव, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन कैन लिव कंप्लीट आइसोलेशन, एकदम अलग थलग नहीं रह सकते। नाउ they all depend upon the intermediate physical surrounding for their survival. अब अकेले रह नहीं सकते तो क्या है, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर अपनी सर्वाइवल के लिए अपने आसपास के माहौल पर डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं इन द प्रोसेस दे इंटरेक्ट। अब इस प्रोसेस में इंटरैक्टिंग मतलब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो इस प्रोसेस में वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होके चलते हैं, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। और ये इंटरडिपेंडेंसी क्या कहलाती है, क्रिएट करती है एक इकोसिस्टम अडेप्टेड टू पर्टिकुलर कंडीशन। जैसे हम बात कर रहे हैं फूड चेन की, हम लोगों ने बात कर रखी है, या फिर मैं अगर ह्यूमन की बात करूँ तो अगर हम एयर कंज्यूम नहीं करें, अगर हम लैंड सरफेस एरिया या फिर वाटर का यूज़ नहीं करें तो क्या हम जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम सभी एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हुए ही जीवन जीते हैं। यहाँ पर एक बेस्ट इकोसिस्टम का एग्जाम्पल भी दिया गया है। नाउ depending upon the physical and climatic characteristics, different part of the world can support groups, communities of living being from a tiny pond, यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड है, to a vast forest, एक छोटे से तालाब से लेकर एक बड़े से फॉरेस्ट तक, उसमें
इकोसिस्टम कंसिस्ट करता है जिसमें लिविंग कम्युनिटी रहती है, नॉन लिविंग की बात नहीं होगी, लिविंग कम्युनिटी रहती है एंड उनका एनवायरनमेंट, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं और सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए ही जीते हैं। मान लो सन ने बोल दिया आज मैं रोशनी नहीं दे रहा, प्लांट्स ने बोल दिया आज हम ऑक्सीजन नहीं दे रहे, ठीक है, और वाटर ने बोला कि आज से मैं किसी को कंज्यूम अपने आप को करने नहीं दूंगा, तो क्या ऐसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। तो इकोसिस्टम की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये मान सकते हैं, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग कम्युनिटी, इसमें लिविंग कम्युनिटी रहती है और सभी लोग अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आइसोलेट होके नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आइसोलेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हमें आदत होगी एक दूसरे से डिपेंडेंट होने की। जैसे हम हमारी मदर की बात करें तो हम हमारी मदर पर हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है, फूड, क्लोथ्स और अदर चीज़ों के लिए भी। तो विदाउट और मदर हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगी बट पॉसिबल भी बहुत आसानी से नहीं होगा ये। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि एक दूसरे से इंटरेक्शन करके ही हम लोग हमारी लाइफ को एक्सपांड करते हैं। सो by this topic we have completed a definition of ecosystem. Now उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का होमवर्क आप लोगों को देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको components of this portion, you have to make this table and the definition of man-made environment in your copy and send it to me. So I hope you all have understood all these topics very well. In the next class we will discuss the examples of ecosystem. अभी तो हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा वो पॉन्ड वाला, उसी को हम लोग इन डिटेल देखेंगे एग्जाम्पल के साथ इकोसिस्टम को रिवाइज करते हुए। So that's it.